जब 11, 15, 20, 30 में से प्रत्येक में से के घटाया जाता है तो इस क्रम से प्राप्त होने वाली समानुपाती होती है। तो 2k+2 और 3k² के बीच मध्यानुपाती बताना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर इस तरह करने लगे 11 माइनस के 15 माइनस के बराबर 20 माइनस के 30 माइनस के, तो के का मान तो आ जाएगा लेकिन इसमें बहुत लफड़ा होगा। इसलिए इसको क्या करना है, 11, 15, 20, 30 को लिख लेंगे और ये जो 11 है, नहीं 11 और 15 को पहले अंतर करेंगे, यहाँ पे 4 होगा, फिर 20 और 30 का अंतर हो जाएगा 10। 10 का गुना होगा 11 में और 4 का गुना होगा 20 में। ठीक है, 11 पहले है तो इसका गुना पहले लिखाएगा, मतलब 110, और 20 है लास्ट में तो 20 चौका 80 इधर और बीच में माइनस रहेगा, और ई दोनों का अंतर मतलब 10 और 4 का अंतर से भागा करें, मतलब 6 से भागा कर देंगे तो हो जाएगा के का मान 5। के का मान 5 आ जाएगा तो इसमें बैठा देंगे 2k+2 प्लस और 3k² के बीच मध्यानुपाती क्या होता है, √AB होता है। हो गया, तो 30 का आंसर है। क्वेश्चन है कि एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 16% छूट के बाद 403.20 पैसा में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे उस क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो जब भी कोई छूट बोलता कि वह कोई छूट नहीं देता, वह कोई छूट नहीं देता, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो रेशियो निकलेगा वो सीपी और एमपी का निकलेगा। जैसे यहाँ पे ये सीपी है और ये एमपी है, फिर एमपी और एसपी, तो एमपी एमपी कट जाता है, सिर्फ सीपी और एसपी ही बचता है। तो 16% का मतलब होता है -4/25, 28% का मतलब होता है 7/25, मतलब 25 का सामान 21 में बचा और फिर 25 का सामान 32 में बचा। ठीक है, और ये जो रेशियो है एसपी और सीपी और एसपी का रेशियो है, तो ये दोनों गुना हो गया 625, ये दोनों गुना हो गया तो 672। इस 672 का मान दे दिया 403.20 पैसा, तो 625 का मान पूछ रहा है तो 375 रुपया। क्वेश्चन है a/2, 2a/3, a/4, 3a/5 का माध्यिका 6 है तो a का मान कितना होगा। तो पहले इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, तो बन गया a/4, a/2, 3a/5, 2a/3 और a। तो बीचों को ना है 3a/5, इसका मान दे दिया है 6, तो a का मान निकल जाएगा 10। 36 सेंटीमीटर लंबाई 16 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार प्लेट काट कर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये रहा वर्ग से इस तरह से वृत्त काट लिए। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल में से तीनों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, वही लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई हो गया कॉमन, r² की जगह पे हो गया 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वर्ग के भुजा, मतलब वर्ग के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो a² हो गया, तो a का मान निकल जाएगा 200। a किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है और 200 रुपये भाड़े पर व्यय कर देता है। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2915 रुपये अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% छूट पर बेचता है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ठीक है, तो यहाँ a/b हो जाएगा 10/11 क्योंकि 10% लाभ है तो 10 का एक सामान 11 में बेचा, और बी सी को बेचा है 6% लाभ पर, तो 6% का मतलब होता है 3/50, तो हो जाएगा 50 53। अब देखो ये बी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा सिर्फ ए और सी, मतलब ए और सी का जो हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 यूनिट
और सी का क्रय मूल्य हो जाएगा 53 गुना 11 यूनिट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो सी का क्रय मूल्य निकल गया 53 गुना 11। अब इसमें जितना भी आएगा ये गुना हो गए, उसमें ही 2915 रुपये अधिक अंकित करेगा। ठीक है, 2915 रुपये अधिक अंकित करने के बाद वो 10% छूट दे देगा। 10% का छूट का मतलब 10 का सामान 9 में बेचेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, 500 यूनिट का मान है 12,500, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25। तो 53 गुना 11 में 25 से गुना करेंगे तो निकलेगा 14,575। 14,575 में 2915 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने के बाद हो गया वो 17,490 रुपया। ठीक है, 17,490, ये जो 17,490 है ये है इसका सीपी का, सॉरी सी का है एमपी, मतलब सी का जो है सिर्फ एमपी है ये, और उसमें डिस्काउंट दिया है, बोला ना 10% डिस्काउंट दिया, मतलब ये 10 यूनिट का मान दिया है 17,490, तो 9 यूनिट का मान निकल जाएगा 15,741। ठीक है, तो बोला कि सी द्वारा अर्जित लाभ रुपया में ज्ञात करना है। तो देखो, अंकित होने के बाद हो गया 17,490 और डिस्काउंट देने के बाद हो गया 15,741। डिस्काउंट देने के बाद इतना हो गया, और उसका क्रय मूल्य पड़ा था इतना 14,575। ठीक है, 14,575 उसका क्रय मूल्य था, और उसका विक्रय मूल्य निकला 15,741। तो कितना लाभ हो गया 1166। 1166। वैसे भी देखो यहाँ पे क्या है, 53 गुना 11 है, 11 से कम मल्टीपल है, तो यहाँ भी देखो ये भी 11 का ही मल्टीपल है, 11 से कट जाता है 2915 रुपये जो है 11 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन भी देख सकते थे कि 11 से कौन कट रहा है, तो 11,66 कट रहा है, तो यही इसका आंसर था। लेकिन किसी धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 महीने के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपये है तो निवेशित धनराशि ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि आठ मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बनाना है। ठीक है, तो रेट में क्या होता है ना कि रेट होता है, रेट जब निकालते हैं तो 12 रहता है नीचे, और समय जब निकालते हैं तो 12 रहता है ऊपर। तो ये 18% हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 8/12, क्योंकि 8 महीना बोल रहा है, तो 8/8 रहेगा ऊपर, 12 रहेगा नीचे। तो कटेगा, ये 12% हो गया। अच्छा, ये 1 वर्ष 4 महीना मतलब हो गया 16 महीना। 16 महीना को जो है साल में बदलना है, तो 12 रहेगा ऊपर और 8 रहेगा नीचे, कट के हो जाएगा 24 महीना, मतलब हो गया 2 साल। 2 साल, तो 12% का मतलब क्या होता है 3/25, मतलब 25 और इधर 28, और 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 625। 28 का स्क्वायर होता है 784, 28 का स्क्वायर 784। यहाँ से यहाँ कितना यूनिट बढ़ा 159, यही इसका ब्याज है। 625 यूनिट मूलधन था, और मिश्र धन हो गया 784। तो ब्याज कितना बना 159। 159 का मान दिया 3816 रुपया। ठीक है, तो क्या गुना हो रहा है 24 गुना हो रहा है, तो 625 को भी 24 से गुना कर लेंगे तो निकल जाएगा इसका मूलधन 15,000। 15,000। यदि ब्याज की गणना 8 महीना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 हो जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो समान धनराशि पर x प्लस 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला टर्म एंड कंडीशन है कि 8 महीना पे निकालना है 7800 की राशि x% रेट पर। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, पहला हो गया। और दूसरा दिया है कि ब्याज की गणना जो होगा वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, किया जाएगा। ठीक है, जो कि समान धनराशि पर रहेगा, लेकिन रेट यहाँ पे 5% ज़्यादा रहेगा। तब पूछ रहा है कि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
तो 8 महीना पे पूछ रहा है और 2 वर्ष टाइम दे दिया है, ठीक है। तो टाइम निकाल लेंगे, तो 2 लिखेंगे, 2 वर्ष दिया तो 2 लिख लिए, और 12 रहेगा नीचे और 8 रहेगा, 12 रहेगा ऊपर, 8 रहेगा नीचे। तो 2 × 12/8 तो निकल जाएगा 3 साल। रेट जो होगा, रेट दिया X%, तो X लिख दिए, और 12 इस बार रहेगा नीचे, क्योंकि रेट में जो होता है 12 रहता है नीचे और टाइम में 12 रहता है ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा X × 8/12, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना निकला, 3 साल निकला। मूलधन दिया 7800, यहाँ दिया ना मूलधन 7800, यहाँ लिख दिए, और मिश्रधन हो गया 10,381, यहाँ लिख दिया। पॉइंट उड़ा दिए तो यहाँ शून्य हो गया, काट कूट के तो निकला 1000, और ये 1331, और 3 साल है तो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट होगा तो निकल जाएगा 10:11। मतलब मूलधन 10 यूनिट था तो मिश्रधन हो गया था 11 यूनिट, तो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट इसका ब्याज हो जाएगा। तो 1/10 गुना 100 हो जाएगा, तो ब्याज निकलेगा 10%। ब्याज कितना निकलेगा, 10%। तो रेट के जगह पे लिखेंगे 10%, वही लिखेंगे यहाँ पे, रेट की जगह पे लिखेंगे 10%, है ना। ये रेट बराबर X × 8/12, तो रेट की जगह पे लिखेंगे 10% बराबर X × 8/12, तो X का मान निकल जाएगा 15%। X निकल जाएगा 15%। तो पहला पार्ट से जो है X का मान निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट में चलेंगे। अब बोला कि ब्याज जो होगा वो 5% अधिक होगा, X + 5 होगा, मतलब ये हो जाएगा 20%। लेकिन जो समय होगा वो अर्धवार्षिक होगा। अर्धवार्षिक मतलब होता है रेट को आधा कर दो और समय को दुगुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल की जगह पे हो जाएगा 2 साल, क्योंकि यहाँ पे दिया एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 1 वर्ष, ठीक है। तो टाइम है 1 साल, तो हो जाएगा ये 2 साल, क्योंकि रेट दुगुना हो जाएगा। हम निकाल देंगे 7800 का 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, ठीक है। तो 7800 का 10% हो जाएगा 780, फिर 780 का 10% हो जाएगा 78। तो ये 2:1 में आता है, तो 2 से गुना करेंगे 780 को तो निकलेगा 1560, और 1 से गुना करेंगे 78 को तो निकलेगा 78, जोड़ देंगे तो 1638 रुपया इसका ब्याज निकलेगा 1 साल के लिए। बोला कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 साल के बाद 56,180 हो जाता है, और 3 वर्ष के बाद 59,550.80 हो जाता है, तो धनराशि बताना है। देखो 2 वर्ष के बाद हो रहा है, 2 वर्ष के बाद 56,181 हो रहा है, और 3 वर्ष के बाद वही धनराशि जो है 59,550.80 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। जब हो जाता है का मतलब हो गया मिश्रधन, तो यहाँ हो गया पहला मिश्रधन, ये हो गया दूसरा मिश्रधन, ठीक है। तो 56,180 रुपया हो गया इधर, और इधर हो गया 59,550.50 8 पैसा, ठीक है, 80 पैसा। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, तो बढ़ा 3,370.8 पैसा, बटे में हो गया 56,180, और गुना में 100। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा रेट 6%। अब मूलधन अपने आप में 100 होता है, ठीक है। तो कोई मूलधन 100 था और दूसरा साल में वो 106 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ई बन जाएगा 10,000, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 11,236, 11,236 हो गया। तो पूछा धनराशि बताना है, तो 11,236 का मान दिया था 56,180, जो कि 5 गुना है, तो इसको भी 5 गुना कर लेंगे तो निकल जाएगा 50,000। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है, तो निवेशित धनराशि बताना है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, और यहाँ पे टाइम है 3 साल के लिए, ठीक है। तो इस 5 को मान लो ये मूलधन है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125,
ठीक है। तो 125 हो गया मूलधन। 125 का 1/5 निकालें तो 25, फिर 25 का 1/5 निकालें तो 5, फिर 125 5 का 1/5 निकालें तो 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3 साल के लिए, उसका रेशियो होता है 3:3:1, तो 3:3:1 हो जाएगा। अच्छा, ये 25 या 75, 75 तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, ठीक है। और टोटल जो होगा ये हो जाएगा 91, जो कि हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 75 में 75 75 और 91 का अंतर है 16, मतलब यही 16 यूनिट इस दोनों का अंतर है, ठीक है। वैसे इससे कोई मतलब ही नहीं है, यही इसका अंतर है ना, क्योंकि दूसरा साल तक तो, पहला साल तो दोनों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। अंतर तो यही 2 साल रहेगा, तो वही 2 साल का अंतर है, 5 या 15 और 1 16। तो इस 16 यूनिट का मान दे दिया 448, तो ये 28 बार में कट रहा है। तो पूछ रहा है कि धनराशि बताना, तो धनराशि 125 माने, तो 125 में 28 से गुना कर देंगे तो निकलेगा 3500, जो कि 7 का मल्टीपल है। लिखा 30 संख्याओं का औसत 55 है, और पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 30 संख्याओं का औसत कितना है? 55, और 15 संख्याओं का औसत 51, 12 संख्याओं का औसत 56। लिख रहा है ABCD एक आयत है जिसे AB जिसमें AB 10 है, BC 8 है। ओ जो है आयत ABCD के 3 भुजा AB, BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ABCD एक आयत है, इसकी लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, ठीक है। चौड़ाई है 8। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बनेगा। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो यहाँ भी 4, ये भी त्रिज्या, ये भी 4, ये भी त्रिज्या, ये भी 4। तो ये इसलिए 4 यहाँ पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऊंचाई बनेगा वो 4 होगा, क्योंकि त्रिज्या बनेगा। तो एक ये जो है एक तरह का समबाहु त्रिभुज बन गया ना। समबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हो गया, बेस इसका 8 रहेगा, हाइट रहेगा 4, तो निकलेगा इसका आंसर 16। AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु P और Q AB और CD पर इस प्रकार स्थित है कि PQ को R स्पर्श करता है। तो एंगल POQ का मान बताना है। एक वृत्त बना दिया, ये AB और CD स्पर्श रेखा है। AB पर है P और CD पर है Q, जो कि R पे वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक है। तो ये इसका रहा केंद्र, तो बोला कि POQ का मान बताना है। तो यहाँ से ऐसे करके लाइन खींच दिए, तो केंद्र से परिधि पे जो बना है, तो यहाँ पे समकोण होगा, ठीक है। इधर से भी समकोण होगा, तो एक तरह का ये वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। और इसका जो विकर्ण जा रहा है ऐसे तो विकर्ण जा रहा है, ये भी 45, इधर भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कौन समद्विभाजक का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। तो काट देगा बीचों बीच, तो इधर बन जाएगा यहाँ पे 45, और यहाँ भी बन जाएगा 45। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी है त्रिज्या, ठीक है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी है त्रिज्या, मतलब इधर भी एक वर्ग बन रहा है। अगर ये वर्ग बन रहा है तो यहाँ पे कौन समद्विभाजक का काम कर देगा। तो इधर भी हो गया 45, यहाँ भी हो गया 45 और टोटल होता है 180। तो 180 में दोनों तो 90 उधर चला गया, तो बचा बीच वाला कितना? 90, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 30 संख्याओं का औसत है
55। पहली 15 संख्या का औसत है 51 और अंतिम 12 संख्या का औसत है 56। तो 68, 74 और शेष 3 संख्या का औसत कितना होगा? तो 30 संख्या का है 55, 15 संख्या का औसत है 51, 12 संख्या का है 56। ठीक है। तो इधर कितना हो गई 27, यहाँ कितना हो गया 30। 30 में 27 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 संख्या। तो वही लिखे हैं। तो मान लो तीनों संख्या का औसत हो जाएगा 55 करके, तो 55 गुना 3, और ये बड़ा होगा ना इसलिए हम माइनस लगाएंगे। माइनस, अच्छा ये 51 कितना है कम 55 से? -4। ये कितना ज़्यादा है? +1। तो 15 गुना -4 -60, 12 गुना +1 तो हो जाएगा 12। तो माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 165 + 48 बन जाएगा ये 213, और दो संख्या इस सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा 142। तो ये तीन संख्या, शेष तीन संख्या और 68 + 74 का औसत पूछ रहा है, तो जोड़ के 355 को 5 से भागा कर देंगे तो निकलेगा 71 इसका आंसर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 में है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 रुपये है और दुकानदार इस पर 16% और 20% के दो क्रमिक छूटे देता है, तो लाभ या हानि कितनी होगी? आसान क्वेश्चन है। ये क्रय मूल्य हो गया, ये एमपी हो गया, अंकित मूल्य ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अनुपात 3 और विक्रय अंकित मूल्य दिया 5। अब क्या हुआ, पहले 16% छोड़ा, 16% छोड़ा तो 5 का 16% निकालेंगे छोड़ के तो निकलेगा 4 रुपया, 4 यूनिट। फिर 20% छोड़ दिया, देखो पहले 20% छोड़ दिया, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 का सामान 4 में बेचा, ठीक है। तो 5 का 4/5 निकाल देंगे, 5 से 5 खत्म, बचेगा कितना 4। फिर 4 का 16% छोड़ देंगे, बचेगा 84%। तो वही लिखा 4 गुना 84% कितना निकलेगा? 3.36 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? विक्रय विक्रय मूल्य का यूनिट। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया? 3024 रुपया यहाँ लिख दिया। तो एक पॉइंट और उड़ा देंगे तो 2 शून्य आ जाएगा। तो इसका मान है इतना, तो कितना गुना हो रहा है? 900 गुना हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा? 900 यहाँ भी गुना कर देंगे तो बन जाएगा 2700। तो पूछ रहा लाभ और हानि कितना रुपया हुआ, प्रतिशत नहीं पूछ रहा, ठीक है, रुपया पूछ रहा है। तो 2700 का सामान 3024 टका में बेचें, कितना लाभ हुआ? 324 रुपया। लिखा एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। शंकु की आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने की लागत 25 रुपया है तो संयुक्त वस्तु के पेंट करने की लागत कितनी होगी? तो ये रहा अर्धगोला, अर्धगोला हुआ, अर्धगोला के ऊपर में एक शंकु रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। शंकु का व्यास मतलब अर्धगोले का व्यास दिया है 12, तो दोनों का त्रिज्या निकल जाएगा 6। शंकु की ऊंचाई है 8, अगर ये 8 है ये 6 है तो ये इसका त्रिज्या की ऊंचाई हो जाएगा 10 ट्रिपलेट से। तो बोला संयुक्त पेंट करने की लागत कितनी होगी? तो शंकु शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे और अर्धगोले का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr² और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। तो पाई कॉमन कर लिए, आर का मान हो जाएगा आपका, और कैलकुलेशन किया निकल गया 3300 रुपया, ठीक है, 3300 हो जाएगा, 3300 रुपया। अब पाई का मान देखो, पाई सेंटीमीटर क्यूब को पेंट करने में कितना लागत हो? पाई सेंटीमीटर को पेंट करने में 25 टका लागत था, ठीक है। तो पाई की जगह पे यहाँ पे 25 से गुना करेंगे, ठीक है। आर एल है ना, आर कितना 6, एल कितना 10, दोनों गुना करेंगे तो 60 हो गया। उसी तरह यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 2 था तो 2 गुना 36 हो गया इधर। पाई की जगह पे 25 रख दिए तो हो गया 3300 आंसर। देखा 5000 की कुल धनराशि में दानिश एक भाग को 12% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त कुल ब्याज 1072 रुपया के बराबर है तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। 2 साल में जो है ब्याज हो रहा है 1072, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 536 रुपया। ठीक है, इधर हो गया 5000 रुपये लिख दो, कुछ 12% पे दिया, कुछ 10% पे दिया, तो 12 को तोड़ देंगे 10 और 2 में, तो 5000 का पहले 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा 500 रुपया, घटा देंगे इसको तो निकलेगा 36। ये 36 क्या है, यही 2% जो हो रहा है इसी का मान दिया है 36, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 2% का मान है 36, तो 100% का मान कितना निकलेगा 1800 रुपया। लिख रहा है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 है और इसकी ऊंचाई है 12। इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपये प्रति पाई मीटर क्यूब है, तो तंबू बनाने की आवश्यक कुल लागत कितनी होगी। त्रिज्या दिया है 9, त्रिज्या हो गया 9, ऊंचाई दिया है 12, ट्रिपलेट में हो जाएगा ये 15। तो तंबू बनाने के लिए इसको कुल क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पाई आर एल होता है, तो पाई का मान दे दिया है 100 और आर और एल हो जाएगा 135, तो हो जाएगा इसका गुना करके 13500। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निवेशित फिर से पढ़ते, एक निवेशित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 साल में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 6 वर्ष में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 10 साल में हो जा रहा 75% वृद्धि, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 0.75, 1 साल में, तो 6 साल में कितना हो जाएगा 45%, इसका आंसर हो जाएगा। पर 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। 5 साल के बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। कितने वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो पहले रेशियो था 7, 5 साल पहले 7:2 था और 5 साल के बाद 9:5 है, तो दोनों का अंतर देखो, 9 में 4 गया 5, 7 में 2 गया 5, तो रेशियो तो ठीक है, दोनों रेशियो का अंतर बराबर है। यहाँ पे है वर्तमान। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 5 साल, यहाँ से यहाँ 5 साल, तो 4 में 2 गया, कितना हो गया 2, तो 2 का मान है 10, 2 का मान है 10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5, तो 5 से इसको गुना करो, 5 से इसको गुना करो, ये हो जाएगा 35, इधर हो जाएगा 10, तो 5 साल पहले 35 और 10 हो जाएगा 40, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। तो अब जो वर्तमान जो हो गया सबका आयु, वो 40:15 आ जाएगा। अब इसको काटना नहीं है, 40-15 कटेगा नहीं, इसी तरह रहेगा। अब पूछा कितने वर्ष के बाद पिता की आयु से पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो मतलब 2:1 में होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर कितना है 25 साल, और ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का अंतर कितना 1, तो इसको 25 बनाना है, तो 25 से इधर भी गुना करो, 25 से इधर भी गुना करो। अब पिता का आयु पहले वर्तमान में है 40, ये हो जा रहा है 50, तो कितना साल लग रहा है, तो 10 साल लग रहा है। भाई बोला कि कितने वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो 10 साल के बाद हो जाएगा। लेगा यदि 2 sin y प्लस कॉस वाई का मान है 15√5 sin y, तो tan y का मान कितना होगा। तो cos y से भागा कर दिए सबको। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा ये 2 tan y, ये +1 हो गया, इधर बन गया √5 tan y, ये 1 इधर रह गया, √5 tan y, और ये -2 tan y इधर आ गया, तो बन गया 1 बराबर √5 - 2 tan y। तो tan y का मान बताना है। तो इसको जब रेशनलाइज करेंगे ना, तो ये बन जाएगा √5 + 2, तो tan y का मान निकलेगा √5 + 2। देखो वृत्त का परिधि दिया है 308,
तो 11 का मल्टीपल देख लो कौन है, इतना, यही इसका आंसर है। राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो कितना लाभ होता? तो यह क्रय मूल्य है, विक्रय, और ये है एमपी, अंकित मूल्य, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है, 100 माइनस टी लिखना है, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। तो 10% छूट दे, इधर 90 लिखो, प्रॉफिट होगा 12.5%, तो ये इधर हो जाएगा 112.5, दोनों का अंतर हो गया 22.5, 90 हो जाएगा निचुअम इंटू 100, तो कितना निकलेगा 25% इसका लाभ। क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ दिया है 1/1 प्लस टेन थीटा, 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर 4। तो लघुत्तम लेंगे नीचे का, तो बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर में जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और प्लस 1 प्लस टेन थीटा, टेन 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 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे दो से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4। 1 माइनस टेन स्क्वायर चल जाएगा, इधर हो जाएगा, दो को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2। तो टेन स्क्वायर थीटा ये जो 1 है इधर आके घट जाएगा तो बन जाएगा 1/2। तो टेन का मान हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। अब इसको जो है सजा देंगे, क्योंकि टेन का मान होता है p/b। तो p का मान है 1 और b का मान है √2, तो h का मान कितना निकल जाएगा, √3। तो बोला कि कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का मान, तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो h/p, h कितना है यहाँ पे, h है यहाँ पे √3 और यहाँ पे p का मान है 1, और स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। सेक होता है कॉस का उल्टा है, h/b हो जाएगा, ठीक है। तो h कितना है यहाँ पे √3 और b कितना है √2, स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 3/2, जोड़ घटा करेंगे तो 9/2 इसका आंसर है। फिर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह चाल में 30% वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में लिया गया समय बताना है। तो 30% का मतलब था 3/10, स्पीड था 10 तो बन गया 13, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 13 और 10 हो जाएगा रेशियो में, 15 मिनट कम समय था, यहाँ पे 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15, 1 मिनट का मान हो जाएगा 5, तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा 65 मिनट। 5 से गुना कर लेंगे तरह को, तो वही बोला कि मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को लिया गया समय कितना हो जाएगा 65 मिनट, 65 मिनट को बोलते हैं 1 घंटा 5 मिनट। देखा, यदि y बराबर क्यूब √6 - 4 है तो y³ प्लस 12y² प्लस 48 प्लस 100 का मान कितना होगा? तो जो -4 है ये y की तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा y+4, इधर 6 बच जाएगा √6, हाँ दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ये बन जाएगा a³ प्लस b³ हो जाएगा 64, प्लस 3ab बन जाएगा 12y, और a+b बन जाएगा y+4, बराबर बन जाएगा ये 36 इधर, ठीक है, 36 बन गया। अब देखो इतना इतना इधर आ गया, बस यहाँ 64 है, बनाना 100, तो क्या करना है, इधर 36 जोड़ दो, इधर भी, और क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक है। तो इधर भी 36 जोड़ो, इधर भी 36 जोड़ो, तो ये टोटल यही वाला आ जाएगा ग्रुप के, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 6 7, 36 और 6 42।
ये तो आसान है। बोला कि 1/4, 2/3, 4/5, 5/8 और 3/4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना है, के। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 4/5, सबसे छोटा संख्या है 1/4, दोनों का गुणनफल हो गया 1/5, जो कि के बराबर है। तो जहाँ भी के होगा वहाँ पे 1/5 कर दो। तो इस के को नीचे ले आएंगे, 5 को उधर चले जाएंगे तो बन जाएगा 1/के। 1/के का मान हो जाएगा 5, तो 1/के का मान हो गया 5, यहाँ भी हो जाएगा 5, तो इधर हो जाएगा 5 4 9, 5 में 2 गया 3, हो गया 27। अच्छा, ये छोटा बड़ा कैसे जाना, तो 1/4 लिखो, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4। ये दोनों का अंतर कितना है, 3। यहाँ अंतर कितना है, 1। यहाँ अंतर कितना है, 1। यहाँ पे अंतर है 3, यहाँ पे अंतर है 1। तो 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना बन जाएगा, 3। तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे बन गया 3। यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा 6। यहाँ पे एक अंतर था तो यहाँ भी 3 से गुना होगा 12। यहाँ पे 3 का अंतर है तो गुना नहीं होगा, 5 ही रह जाएगा। यहाँ पे 1 का अंतर है तो यहाँ भी 3 से गुना होगा तो बन जाएगा 9। अब यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है, 12, और सबसे छोटा 3। तो 1/4 हो गया सबसे छोटा और 4/5 सबसे बड़ा, वही हो गया। एक गोली कॉस की बाहरी त्रिज्या है 9 और कॉस की मोटाई है 1 सेंटीमीटर, तो कॉस के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो बाहरी त्रिज्या है 9 और मोटाई है 8, तो अंदर का त्रिज्या हो जाएगा 8। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर, बड़का आर हो जाएगा 9 का क्यूब, छोटका आर का मान है 8 का क्यूब। तो निकल जाएगा, गुना भागा करेंगे तो 909.1/3 लिखा है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एस केंद्र O वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर का अनुपात 11:7 में है। यदि पी क्यू बराबर है क्यू आर का तो ओ पी क्यू का मान बताना है। तो ये रहा वृत्त, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसे केंद्र जो होता है थोड़ा सा अलग ऐसे रहेगा, यहाँ मतलब ये नहीं कि सीधा रहेगा, क्योंकि अगर सीधा रहेगा तो फिर बात गड़बड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले नामकरण करते हैं पी क्यू आर और एस। बोला कि एस और क्यू का अनुपात है 11:7, 11:7 18। 18 थीटा का मान 180 बराबर होगा, तो थीटा का मान कितना होगा 10, मतलब ये 70 डिग्री होगा और 110 डिग्री होगा। पूछ रहा कि ओ पी क्यू, मान लो यहाँ पे ओ यहाँ रहता है, मतलब केंद्र यहाँ रहता है, ओ पी क्यू ऐसा करके, ठीक है। ये तो 110 हो गया, तो ये तो एक त्रिभुज में जो है 110 ले लिया, बचा कितना 70 डिग्री। 70 डिग्री मतलब इधर 35 और इधर 35, कहीं भी ऑप्शन में 35 डिग्री है नहीं, है ना। इसलिए ये जो केंद्र है ये थोड़ा अलग हट के है, मतलब चित्र कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ सीधा एक लाइन खींचिए और परिधि पे जितना कोण बनता है केंद्र पे उसका दुगुना बनता है। तो अगर ये 70 इधर बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा 140, ठीक है। ये वाला दोनों बराबर था, तो अगर ये 110 है तो त्रिभुज में तीनों कोना का होता है 180, जिसमें 110 ले लिया तो बचा इधर 35, इधर 35। अब ये भी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ बिचवा में, जिसमें ये 140 है बिचा वाला, तो बचा कितना 40 डिग्री। 40 में ये दोनों बराबर ही रहेगा, तो इधर 20 डिग्री, इधर 20 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ओ पी क्यू बताओ, ओ पी क्यू, तो कितना हो जाएगा 35 और 20 55 डिग्री इसका आंसर है। लिखा यदि किसी घन का मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। तो घन का विकर्ण होता है a√3 होता है, ठीक है। इसका मान है 12, तो a का मान होगा 4√3, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, कर दिए तो निकला 192√3। किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है।
10 मिनट के बाद नाव नाव का अवनमन हो गया 60 डिग्री। तो नाव द्वारा तट तक पहुंचने में कुल समय कितना लगा? तो ये यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ये है मतलब नदी हो गया, ठीक है। यहाँ पे नदी है, नाव चल रहा है इधर, यहाँ पे बैठा हुआ आदमी यहाँ से देख रहा है, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 10 मिनट के बाद ये अवनमन कोण 60 डिग्री बन जाता है। तो ये 30 रहेगा, इधर 60 रहेगा। 60 वैसे भी बड़ा जो होता है वो केंद्र से नज़दीक ही रहता है, ठीक है। तो इधर 60 बनेगा, इधर 30 बनेगा। अब अगर ये 30 है, रेशियो क्या होता है? रेशियो देखो, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री का रेशियो होता है, यहाँ पे इसका रूट रहेगा, √3 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। वही अगर 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे 1 बनता है, यहाँ पे √3 बनता है, यहाँ पे 2 बनता है। 45 रहता है तो 1 1 और यहाँ पे √2 होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक √3 बनेगा, और ये जो ऊंचाइया बनेगा ये 1 बनेगा। वही 60 में जब 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 1 बनेगा, और ये टोटल इसका जो ऊंचाई है √3 बनेगा, ठीक है। ये दोनों बराबर करना होगा, तो यहाँ पे √3 से गुना करना होगा, और यहाँ भी √3 से गुना होगा। तो ये बन जाएगा टोटल 3, और यहाँ से यहाँ 1 है, तो बचा कितना यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो दो का मान है 10 मिनट, 2 का मान है 10 मिनट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 मिनट। तो यहाँ पे तो 1 यूनिट है, इधर 2 यूनिट है, तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15 मिनट। तो इसको 15 मिनट लगेगा समय। पच्चीस संख्याओं का औसत है 48.2। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत है 47 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत है 49, तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 25 संख्या था जिसका औसत है 48.2, और 10 संख्याओं का औसत है 47, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत है 49। ये दोनों कितना हो गया? ये दोनों हो गया आपका 22, और यहाँ कितना है 25, तो 25 में 22 घट गया, कितना हो जाए 3। तो 3 संख्याओं का औसत, अच्छा 3 संख्याओं का औसत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 48.8 है, यहाँ पे है 47, कितना कम है यहाँ पे? ये जो क्वेश्चन बन जाएगा, देखो 25 संख्या का औसत है 48.2, ठीक है। 10 संख्या का औसत है 47, और अंतिम 12 संख्या का औसत है 49, ठीक है। तो ये कितना कम है यहाँ पे -1.2 कमी का है, यहाँ पे 0.8 ज़्यादा है ये, ठीक है, 0.8 ज़्यादा है। ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा। अच्छा 25 है, ये 10 और 12 कितना होगा? 22, 25 में 22 घट गया, कितना? 3 संख्या बचा। तो 3 संख्या का औसत मान लो 48.2 है, ठीक है। घटा का चिन्ह देंगे ऐसे करके, ये दोनों गुना करेंगे 10 और -1.2 तो निकलेगा ये -12, ये दोनों गुना करेंगे तो निकलेगा +9.6, और फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो सब आएगा टोटल मिला के 147, ठीक है। तो वही लिखा है 147। तो 58, 69 जोड़ दिया 127, और ये 147 हो गया, 5 संख्या से भागा कर दिए तो निकलेगा 54.8। किरण की शादी 20 साल पहले हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी की आयु की समय की 11/7 गुनी है, तो अब से 10 वर्ष के बाद किरण की आयु कितनी होगी? तो किरण के जो जब शादी हुआ था उस समय और वर्तमान अनुपात हो जाएगा 7:11, ठीक है। ये दोनों का अंतर कितना? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान दिया 20, 4 यूनिट का मान दिया 20, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5, तो इसका मान निकल जाएगा 35। मतलब इसका शादी हुआ था 35 साल में, और अभी उसका वर्तमान आयु है 55। लेकिन बोल रहा कि 10 साल के बाद कितना होगा, तो 55 में 10 जोड़ देंगे तो 65 साल उसका हो जाएगा। राम और दीप्ति 2 आदमी है, प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की
दर पर 2 वर्ष के लिए, समय है 2 साल, निश्चित किया। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी और दीप्ति का जो ब्याज की गणना होगा वो 8 महीना चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा। ठीक है। 2 वर्ष के अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितना अधिक मिलेगा। यहाँ पे 2 आदमी है, एक है राम, इधर है दीप्ति। राम के लिए भी मूलधन 8,000, दीप्ति का भी मूलधन 8,000। राम का दर है 30% और टाइम है 2 साल। तो 8,000 का 30% कितना होगा? 2400। फिर 2400 का 30% 720। 2 साल बोला है तो 2:1 में होता है। वही दीप्ति का जो दर होगा, रेट होगा, वो 8 महीना पे होगा। तो 8 महीना रेट होता है, चलिए यहाँ 30% का 8/12 कर देंगे तो रेट निकलेगा इसका 20%। और टाइम जो होता है तो 12 ऊपर रहेगा और 8 रहेगा नीचे। तो 2 साल का 2 गुना 12/8 करेंगे तो इसका समय निकलेगा 3 साल। तो 8,000 का 20% निकालें 1600, 1600 का फिर 20% निकालें 320, फिर 320 का 20% निकालें तो 64। 3 साल बोला है तो इसका रेशियो होता है 3:3:1, मतलब 3:3:3 हो जाएगा। देखो 2 साल में कितना हो रहा है राम का? 24 दूनी 48, और दूसरा साल में दीप्ति का भी हो रहा है 48। तो ये 48 और 48 का कोई काम ही नहीं है। ठीक है। बचा ये वाला 720, राम के लिए 720 और ये 320 इसका, और इधर हो गया 64। मतलब 320 गुना 3 कर लेंगे और 64 गुना 1 कर लेंगे तो मतलब 960 प्लस 64 निकलेगा 10,024, और इधर माइनस 720। यही दोनों का अंतर हो जाएगा 304। क्योंकि दूसरा साल में तो दोनों बराबर है, तो इसको जोड़ो घटाओ कुछ बराबर कोई फायदा नहीं है। अंतर कहाँ से आ रहा है? इसका दूसरा साल से और इसका यहाँ से। लेकिन रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। तो रुचिरा को 11वें दिन प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए? तो टोटल है 22 दिन। 22 दिन में उसको एक काम ही करना है। एक काम मतलब 100% काम करना है। ठीक है। अब वो पहले 10 दिन जो काम जो कर रहा है प्रतिदिन का 1/30 कर, मतलब 10 दिन में कितना किया होगा? 10/30 काम कर दिया होगा। एक काम में से 10/30 काम कर दिया, मतलब 1/3 काम कर दिया। बचा कितना काम? 2/3 काम। और 10 दिन तो कंप्लीट हो गया, बचा 12 दिन। तो 12 दिन से भागा कर दिए, तो भागा करें तो 1/18 काम उसको प्रतिदिन करना होगा। 12 दिन में जो है वो 1/18 के हिसाब से काम करना होगा उसको। वही इसका आंसर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16 है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितना होगा? तो ये तो 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, मतलब 9x प्लस 4 भुजा यही है, 9x प्लस 4। अब क्या किया? 2 बाहर कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9/2, 9x/2 प्लस 2, और यहाँ पे 2 गया बाहर। ये इसका आंसर है। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 2996, 4752, 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर होता है, तो के अंकों का गुणनफल कितना होगा? तो प्रत्येक स्थिति में जब शेषफल बराबर हो तो आपस में सबको घटाना होता है। तो 7825 में 4752 को घटाएंगे, फिर 7825 में 2996 को घटाएंगे, और 4752 में 2996 को घटाएंगे। तो अंतर हो गया 3073, 4929, 1756। देखो ये हुआ 3073, ये हुआ 4929, यह 1756। ये तो सम संख्या आ गया, और ये दोनों है विषम संख्या, तो इसको भी विषम संख्या बनाना होगा। तो ये सबसे बड़ा जो है 4 से ही कट जा रहा है। ठीक है। 8 से नहीं कट रहा है, 4 से ही कट रहा है। तो 4 से काट दिए तो ये 439 बार में कट गया। अब देखो ये विषम संख्या हो गया। अब ये 439 से 7 बार में कट गया, 11 बार में कट गया, और ये 4 बार में कट गया। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा 439 है। तो ये बोला कि एचसीएफ का गुणनफल बताइए। तो 4 × 12, 12 × 9 = 108 इसका आंसर है।
4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्ण गति 36 सेकंड में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग है ना, तो वर्ग में क्या था, भुजा बराबर होता है, ये अगर ए है तो यहाँ भी ए होगा, तो ई हो जाएगा A√2, क्योंकि 1:1 होता है तो यहाँ पे √2 होता है, तो ए से गुना हो जाएगा A√2 हो गया। इसको 36 सेकंड में पार कर देता, बोला कि क्षेत्रफल कितना होगा, मैदान का क्षेत्रफल। तो चाल कितना, 4 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी बराबर था चाल गुना समय, तो चाल हो गया 4 किलोमीटर पर घंटा, इसको 5/18 से गुना कर लिया और 36 से गुना कर लिया, तो दूरी निकल गया 40। यही 40 जो है विकर्ण के अनुसार चल रहा है, और विकर्ण कितना है A√2, तो वही लिखे हैं 40 बराबर A√2, तो ए का मान हो गया 20√2। ए का मान हो गया 20√2, तो क्षेत्रफल बोझ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 गुना 2, मतलब कि 800 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन का आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h सेंटीमीटर है, यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो गोला का त्रिज्या है 8 और बेलन का त्रिज्या है 4 और हाइट है h। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², तो उसका आधा बोल रहा है, मतलब कि 2πr² हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था 2πr, r प्लस h, बस 2π से 2π खत्म, r का मान यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, प्लस h हो गया, इसका त्रिज्या था 8, 8 का 64 हो जाएगा, तो हाइट निकलेगा 12। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं, फिर से पढ़ लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 18 और 15 सेंटीमीटर है तथा इन दोनों भुजाओं की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समांतर भुजाओं की लंबाई है 18 और 15 और बीच की दूरी है 12, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल था हाफ इंटू समांतर भुजाओं का जोड़ गुना ऊंचाई, तो हाफ हो गया, भुजाओं समांतर भुजाओं का जोड़ हो गया 33 और हाइट है 12, हो जाएगा 158 इसका आंसर। एक गोले में एक बेलन अंकित है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 गुना है, तो बेलन के आयतन और गोले का आयतन का अनुपात कितना होगा। ये रहा गोला, इसके अंदर है बेलन, बेलन है ये, ठीक है। बेलन का हाइट बोला कि गोले की जो त्रिज्या होगा बेलन की ऊंचाई का 5/6, मतलब बेलन का ऊंचाई है 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, ये इसका त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ इसका वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ से हो गया इसका त्रिज्या, ठीक है, और वो त्रिज्या है 5x, ये अगर केंद्र है तो ये तो आधा आधा बनेगा, मतलब इधर होगा 3x, इधर भी होगा 3x, और ये 5x है, इधर 3x है, तो हो जाएगा 4x। तो जो बेलन का जो त्रिज्या होगा वो निकलेगा 4, हाइट हो जाएगा 6x, और वही जो गोला का त्रिज्या होगा वो होगा 5x, और बैठा देंगे, पुट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो बोला कि बेलन का आयतन और गोला का आयतन का अनुपात कितना, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई हो गया, r का मान यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर होगा, और हाइट है 6x। गोला का आयतन तो 4/3πr³, 4/3 पाई, r का मान होगा 5x का क्यूब, बस काट कूट करेंगे तो 72 अनुपात 125 होगा। बोला कि दी गई k से 10 कम, दी गई संख्या k से 10 कम, k से 10 अधिक तथा दी गई संख्या k से 38 अधिक निरंतर समानुपात में है, तो दी गई संख्या k ज्ञात कीजिए, जहाँ k है बड़ा है 0 से। तो k पहले 10 से कम है, फिर k 10 से ज़्यादा है, फिर k जो है k + 38 है,
तो इस तरह करने लगे तो के का मान तो आ जाएगा, जैसे के प्लस 10 के माइनस 10 बराबर के प्लस 38 बट्टे में के प्लस 10। इसमें तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे -10, 10 कम है फिर 10 अधिक है फिर वही 10 लिख लेंगे और ये 38, इसी तरह चलेगा। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10, और -10 और 10 का अंतर हो जाएगा 20, फिर 10 और 38 का अंतर कितना हो जाएगा 28। तो इस 28 को -10 से गुना कर लेंगे और ये 20 को जो है ये 10 से गुना कर लेंगे, तो ये अगुआ में है ना, तो अगुआ वाला अगुआ में रहेगा, जैसे 10 और 20 गुना हो जाएगा तो 200 -28 सॉरी 28 और -10 तो -280 और यहाँ पे माइनस रहेगा। ये दोनों का अंतर कितना है 8, तो दोनों जोड़ लेंगे तो 480 और अंतर है 8, 8 से भाग करेंगे तो निकलेगा 60, तो संख्या कितना है 60 है। मान लीजिए n वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है और n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले 15, 25, 35, 40 और 42 का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 15, 25, 35, 42, 40 और के ऐसा संख्या लाना होगा जो कि एलसीएम में गुना करके और एक जोड़ने से 271 से भागा हो जाएगा, वही संख्या n होगा। ठीक है, तो पहले 42 को तोड़ते हैं, 7 छक 42। ठीक है, अब देखो 7 से कौन कौन कट रहा है, 7 से 35 कट रहा है 5 बार में और कोई नहीं कट रहा है। अच्छा 6 में क्या क्या है 2 और 3 है, तो 3 से 15 कटता है 5 बार में और 2 से 40 कटता है 20 बार में। तो जो संख्या बच गया देखो 7 और 6 तो रहबे करेगा, ऊपर से 5, 25 फिर 5 और 20 इस सबका एलसीएम ले लेंगे तो 100 निकलेगा इसका एलसीएम, प्लस 7 गुना 6 गुना 100 मतलब 7, 6 और 100 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कितना निकलेगा 4200 प्लस के और 271 से भागा करना है। वही बोला कि यहाँ पे के जगह पे क्या लिखें ताकि ये 42 में गुना होने बाद एक जुटने के बाद 271 से पूरी तरह से भागा हो जाए। तो 271 से भागा करते हैं पहले 4200 को, तो एक बार में दिए तो 271 बचा 149, जीरो बचा है उतार लेंगे, फिर 5 बार में देंगे 1355 बचा 135 शेष, 135 शेष। इस शेष खत्म होना चाहिए, मतलब कौन सा संख्या से गुना करें ताकि शेषफल नहीं बचे। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे 135 के प्लस 1, तो 135 को 2 से गुना कर लेंगे और एक जोड़ देंगे तो 271 से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 135 दूनी 270 होता है और एक जोड़ेंगे तो 271 मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब के का मान यहाँ पे 2 रखना होगा, तो यहाँ पे के से गुना कर लो 4200 को, तो हो जाएगा 8400 प्लस 1 मतलब 8401, तो वो संख्या था 8401। तो बोला कि अंकों का योग कितना होगा 8, 4, 12 और 1, 13। तो इस तरह से बनता है, मतलब शेषफल निकालना होगा, शेषफल में ही गुना करना होगा, क्योंकि अब 4200 में गुना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 8 पेन को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए 372 में कितना पेन बेचना चाहिए। तो 8 पेन को बेचा है 75 टका में, 25% का हानि हो गया। तो पेन को ऊपर रखेंगे, रुपया को नीचे रखेंगे, क्योंकि हानि जो होगा वो रुपया पर हो रहा है। तो 8/75 गुना 75%, बोला कि 24% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना पेन बेचें 372 रुपये में, तो कितना पेन बेचें तो एक्स पेन बेचेंगे 372 टका में, ताकि लाभ हो जाएगा 124%, दोनों आपस में बराबर रहेगा क्योंकि वही पेन बेच रहे हैं। तो एक्स का मान कितना निकलेगा 24, तो 24 पेन बेचना होगा।
ताकि एक ताकि 24% लाभ हो। ठीक है, 24% लाभ होने के लिए 24 पेन बेचना होगा। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? तो विकर्ण क्या होता है? जैसे ये एक आयत है, ये आयत है, ठीक है, ये इसका विकर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे होगा डी स्क्वायर, तो वही लिखा है। ठीक है, तो विकर्ण दिया 53 दे दिया, तो डी स्क्वायर बराबर है 53 और एल इंटू बी है 1260। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दो, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको डी स्क्वायर ही बोलते हैं ना, इसका मान दिया है 53। तो 53 का होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे बना 2809, और 2 इंटू एल बी हो गया 2520। तो एल प्लस बी हो जाएगा आपका 73। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ही 53 का होल स्क्वायर, वही लिखा 2803। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका आधार 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, आधार कितना है? 54। तो ये रहा त्रिभुज, इसमें एक ऊंचाई खींच दी, जैसे ऊंचाई खींचे ये आधा आधा इसको बांट दिया, इधर 27 इधर 27, और भुजा की लंबाई है 45। ये बड़ा कि प्रत्येक बराबर भुजा है 45, मतलब ये दोनों है बराबर, 45 है, ये 27 है, तो ये कितना निकलेगा? 36। क्योंकि ये 27 है, ये 45 है, तो 3 का 9 गुना है, 5 का 9 गुना, तो 4 का भी 9 गुना होगा, क्योंकि 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, मतलब 36 निकलेगा। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है टोटल 54, हाइट है 36, तो आंसर होगा 972।